गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रीशियन फंडा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हमने एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट किया था जो कि निम्मी ऐप के थ्रू था। तो आज उसी सीरीज़ में हम लोग दूसरा एक निम्मी ऐप के थ्रू ही मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। ये मॉक टेस्ट भी हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही होगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे हमारे डिफरेंट सेक्शन से होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी और आप इस टेस्ट को एंजॉय करेंगे और साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक कुछ गाइडलाइंस है मॉक टेस्ट की। तो जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो एक गाइडलाइंस आपको मिलती है जो पढ़ना होता है आपको, और उसी के अकॉर्डिंग्स आपको आगे जाके आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। तो हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं और इस टेस्ट को जैसे स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं। 25 क्वेश्चंस का सेट है ये। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर गिवन क्वेश्चंस, हाउ हैव यू बीन। यानी ये इंग्लिश लिटरेसी का पहला सवाल है और सवाल में पूछा गया है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ हैव यू बीन, तो आप कैसे हैं, ये सवाल है। और इस सवाल के सापेक्ष जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं यानी ऑप्शंस हैं वो है ए वेरी वेल एंड यू, बी थैंक यू एंड यू, सी सेम टू यू एंड डी है ऑन वेकेशन एंड यू, ठीक है। तो देखिए, सवाल में पूछा गया है कि हाउ हैव यू बीन यानी आप कैसे हैं, तो आपको अपने बारे में बताना है। तो आप अपने बारे में बताएंगे तो जैसा कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है वेरी वेल एंड यू, तो यानी यहाँ पर है कि मैं अच्छा हूँ और आप। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसके ऊपर टिक लगाने के बाद नेक्स्ट करते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सवाल रिपीटेड सवाल है जो कि हमने पहले कभी डिस्कस किया था। यानी यू विड्रॉ 500 फ्रॉम एटीएम, आप एटीएम से 500 रुपये विड्रॉ करते हैं। द एटीएम मशीन गिव आउट 5000, और जो एटीएम मशीन है वो आपको 5000 रुपये दे देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट, यानी अगर हम इथिकल रूप से देखें, है ना, तो क्या सही होगा, है ना। यानी अगर एक सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या सही है। मेक अ कंप्लेंट, आप कंप्लेंट करेंगे। ऑप्शन बी टेक द मनी, आप पैसे ले लेंगे। ऑप्शन सी ड्रॉप द मनी नियर एटीएम, यानी आप पैसे को एटीएम के नियर बाई गिरा देंगे। या ऑप्शन डी गिव द मनी टू पुअर, यानी आप उस पैसे को गरीबों को दे देंगे। तो देखिए, अगर हम एक एसिक की बात करें तो आपने निकाले हैं 500 लेकिन गलती से 5000 दिए गए हैं, तो आपको उसकी एक कंप्लेंट करनी होगी कि मेरे पास जो अमाउंट आया है वो गलत अमाउंट आ गया है। चलिए, फिर ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। और अगला सवाल जो आता है वो मोटिवेशन इज कैटेगरी इन टू। तो देखिए, मोटिवेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देखिए, मोटिवेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से जो हमें क्या करे, उत्साहित करे। तो कौन होता है, यानी अगर आप मोटिवेट होते हैं किसी से तो वो दो तरीके होते हैं मोटिवेट होने के लिए। एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। जिस तरीके से इंटरनली एंड एक्सटर्नली जो हमारे अगर आप देखें तो इंटरनल जो मोटिवेशन होता है उसको इंट्रिक्स मोटिवेशन के नाम से जानते हैं, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है यानी आप बाह्य तरीके से मोटिवेट होते हैं तो उसको एक्सट्रिंक्स मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हमने पहले जो कुछ मॉडल पेपर किए थे उसमें आपके साथ डिस्कस हुआ था बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो याद होगा, और जिन लोगों ने वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग पीछे की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियोज है वो ज़रूर देखें। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल है विच वन इज़ द आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। आईटी लिटरेसी का सवाल है ये, और पूछ रहा है कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो देखिए, कीबोर्ड, माउस एंड माइक की बात करें तो ये हमारे इनपुट डिवाइस है, ये हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं।
और ये हमारे इनपुट को मतलब गैदर करते हैं, इनपुट को लेते हैं। बट अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट प्रोवाइड हमें कराता है। तो हमारा जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट सवाल जो आता है वो आता है, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड द हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर। तो देखिए, जब आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको अगर कुछ पता हो इसके बारे में, तो होता क्या है कि जो सैलरी मिलती है उस सैलरी से बोला जाता है कि आपका पीएफ एंड ईएसआई के लिए पैसा कटेगा। तो देखिए, पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, है ना। तो क्या होता है कि एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉय का जो फैक्ट्री में काम करता है। तो ये जो इंश्योरेंस होता है, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो किस एक्ट के थ्रू होता है? वो होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है वो ईएसआईसी यानी एम्प्लॉय जो स्टेट इंश्योरेंस है उसके थ्रू दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल आता है, विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रिवेन्यू ग्रोथ, यानी जो एक रिवेन्यू ग्रोथ का जो पीरियड होता है उसको किस स्टेज के नाम से जाना जाता है या कौन सा स्टेज होता है? तो देखिए, जिस स्टेज में हमारा रिवेन्यू बढ़ता है उसे हम ग्रोथ स्टेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ स्टेज ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है जब हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विच वन इज अ अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, यानी निम्न में से कौन सा एक अनसेफ कंडीशन है वर्क के लिए? ऑप्शन ए है ऑयली फ्लोर, ऑप्शन बी है गुड लाइट, ऑप्शन सी है प्रॉपर टूल्स, ऑप्शन डी है एडुकेट वेंटिलेशंस। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें अनसेफ कंडीशन की तो वो है ऑयली फ्लोर, क्योंकि अगर आप ऑयली या स्लिपरी फ्लोर पे ऊपर काम करेंगे तो आप फिसल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? फिसल सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या है? अनसेफ कंडीशन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज, है ना। यानी बिजनेस के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे आप बैंक के क्लाइंट होते हैं, आप बैंक के कस्टमर होते हैं और बैंक आपसे क्या कराता है? एक फॉर्म फिलअप करवाता है जिसको केवाईसी फॉर्म के नाम से जाना जाता है, यानी नो योर कस्टमर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर केवाईसी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो द प्रोसेस यूज्ड बाय बिजनेस टू वेरीफाई आइडेंटिफाई ऑफ देयर क्लाइंट इज, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी मतलब एक बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है? अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो होता है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो अगला सवाल है, अ रिज्यूम शुड बी, भैया पूछा जा चुका है। तो अ रिज्यूम शुड बी ए शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ऑप्शन बी फैंसी एंड कलरफुल, ऑप्शन सी हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन। तो देखिए, एक रिज्यूम जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी माना ये जाता है कि जो आपका रिज्यूम है वो 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है, 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो 10वां सवाल है, विच वन इज अ कार्डियल नंबर। ठीक है, ये बार बार सवाल आ रहा है, हर सेट में ये रिपीट हो रहा है। तो देखिए दिया हुआ 10, 5th, 6th, 11th, 7th, 11th। ठीक है, तो देखिए कार्डियल नंबर होता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो 10 हमारा कार्डियल नंबर होगा। बाकी सारे कार्डियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है,
चलिए अगले सवाल की तरफ चले। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग? पिछले मॉक टेस्ट का रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बिल्ड कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी है डेवलप लिसनिंग स्किल, ऑप्शन सी है डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशंस, ऑप्शन डी है डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा एक ड्रॉबैक होता है रोल प्लेइंग का वो होता है कि ये रियल सिचुएशन प्रोवाइड नहीं कराता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 12वां, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी अर्थक्वेक को किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए है टेलीग्राफ, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है ऑसिलोग्राफ या ऑप्शन डी है बार ग्राफ। तो देखिए जो हमारा अर्थक्वेक है यानी जो भूकंप है उसको मापने का जो यंत्र होता है वो हमारा सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको क्या करते हैं? नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चले। तो द एक्सपेंशन ऑफ QMS इज, ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपसे कहीं ना कहीं ये वर्ड ज़रूर टकराएगा QMS। तो देखिए QMS की जो फुल फॉर्म होती है या एक्सपेंशन होती है या QMS स्टैंड करता है वो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। Q फॉर क्वालिटी, M फॉर मैनेजमेंट एंड S फॉर सिस्टम। तो QMS जो एक्सपेंशन होगा इसका वो होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है और ये ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज द अनएम्प्लॉयड रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल in the labor force and 100 million people employed and 25 million are not। देखिए ये सवाल अगर देखा जाए तो एक परसेंटेज का सवाल है जिसमें ये पूछा है कि हमारे जो अनएम्प्लॉय रेट है वो कितने % है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टोटल जो लेबर दी गई है, टोटल जो दिया गया है वो 125 दिया गया है, जिसमें से क्या है हमारा 100 मिलियन अगर हम बात करें तो वो एम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयड जो बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड बच्चे 25 मिलियन। ठीक है, 25 मिलियन बचे। अब अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो वो 25/125 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो 25 से 125 5 टाइम जाएगा और 5 से 100 जाएगा हमारा 20 टाइम। तो इस तरीके से 20% हमारा क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चले तो आ रहा है सवाल कि विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। ठीक है, तो आपको पता होगा ये सवाल इंग्लिश लिटरेसी का है और इंग्लिश लिटरेसी के अंदर अगर हम बात करें यानी इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल की अंदर जो है 3 चीज़ें आती हैं, एक ए एंड द। ठीक है, तो देखिए ए भी है, एन भी है, दा भी है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें सी है जो आर्टिकल की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, जो कि आर्टिकल की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 16 की तरफ अगर चले, वर्ड दैट प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड्स बट डिफर इन मीनिंग इज कॉल्ड। ये पिछले मॉक टेस्ट का रिपीट सवाल है जिसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। यानी इंग्लिश के ऐसे 2 वर्ड जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हमने बात किया था पिछली मॉक टेस्ट में, वो किया था बाई। BY बाई होता है एंड BUY भी बाई होता है, लेकिन BY बाई का मतलब होता है के द्वारा एंड BUY बाई का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि दोनों वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो हमारे सेम हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनके अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो ये कैटेगरी हमारी कहलाती है होमोफोन की कैटेगरी। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी किसकी कहलाती है? होमोफोन की कैटेगरी कहलाती है और ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला सवाल 17वां है और फिर से सवाल रिपीट हो रहा है इसी मॉक टेस्ट का, कार्डियल नंबर से रिलेटेड, यानी विच वन इज़ द कार्डियल नंबर। तो अगला जो कार्डियल नंबर है, मतलब सॉरी, यानी जो कार्डियल नंबर है इसमें 1, 5th, 8th एंड 2nd दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले तो अगला सवाल बोलता है कि विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। पिछले मॉक टेस्ट का रिपीट सवाल है, तो सीधे हम आंसर्स की बात करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का जो सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि आप उसके एडिक्टिव हो जाते हैं, आप उसके लती हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेक एडिक्टिव। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले तो अगला सवाल है विच ओरिएंटेशन, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, यानी किस ओरिएंटेशन में। देखिए, दो ओरिएंटेशन होते हैं जब आप पेज को प्रिंट करते हैं या पेज पे आप किसी चीज़ को लिखते हैं, तो दो ओरिएंटेशन में लिखा जाता है, एक लैंडस्केप होता है और एक होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, तो जब आप प्रिंट करते हैं लेंथ वाइज तो वो हमारा पोर्ट्रेट कैटेगरी में आता है, और जब आप विड्थ वाइज प्रिंट करते हैं तो वो कैटेगरी हमारा लैंडस्केप की कैटेगरी कहलाती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा, जब हम किसी को लेंथ वाइज प्रिंट करते हैं तो वो ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहलाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो अगला सवाल है विच वन इज डू फॉर इंटरव्यू एटिक्वेट। ठीक है, यानी आपको इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। ठीक है, एक नर्वसनेस है, ऑप्शन बी है इनफॉर्मल ड्रेस, ऑप्शन सी है काम अप्रोच, ऑप्शन डी है एक्सेसिव गेस्चर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 4 ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काम अप्रोच, यानी शांति से। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो भी करना आपको शांति से करना है, आपको नर्वसनेस नहीं होना है, इनफॉर्मल ड्रेस को पहन के नहीं आना है, आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, अगेन ये रिपीट क्वेश्चंस है, काफ़ी पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। हालांकि मॉक टेस्ट जो निम्मी का है उसमें पहली बार ये क्वेश्चन आया हमारे सामने। तो जो हमारा लो लैंग्वेज, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा जो आ रहा है, अगला सवाल है 22वां, और 22वां सवाल है अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग दैम इज कॉल्ड, यानी ऐसा प्रोग्राम जो इन्फेक्ट करता है अदर प्रोग्राम को, उसको क्या कहते हैं। रिपीट है, आईटी लिटरेसी का सवाल है, वायरस, यानी वायरस क्या करता है, तुम्हारे अदर प्रोग्राम को भी क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। गोल आर कैटेगराइज, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोल को कैटेगराइज किया गया है। तो गोल जो कैटेगराइज किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। तो ये हमारे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा गोल कैटेगराइज का। चलिए अगला सवाल है द एक्सपेंशन ऑफ लैन, लैन का एक्सपेंशन क्या है। तो LAN, तो L4 होता है लोकल, A4 होता है एरिया, N4 होता है नेटवर्क। तो लैन का एक्सपेंशन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन बी यहाँ पे वही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। इसके अलावा वैन एंड मैन के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है, यानी जो वैन होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, एंड जो MAN मैन होता है वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, इन तीनों का ही यूज हम लोग क्या करते हैं, डेटा के ट्रांसमिशंस में करते हैं। आईटी लिटरेसी के अंतर्गत ये सवाल आता है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें, और ये हमारा लास्ट सवाल है। तो लास्ट सवाल ये है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब, यानी इस सेंटेंस को प्रेजेंट के रूप में कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो है द ट्रेन, फिल इन द ब्लैंक्स है थ्रू द टनल, एंड यहाँ पे भरना है ऑप्शन ए पासड, ऑप्शन बी है इज पासिंग, ऑप्शन सी है हैड पासिंग पासड, या ऑप्शन डी है वाज पासिंग। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के अंदर कभी भी आपको पास्ट की चीज़ें यूज नहीं करनी है। तो पासड
हैड पासड एंड वाज पासिंग, ये सब हमारे पास्ट में जा रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंट का हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, इज पासिंग। तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 25 सवालों को कंप्लीट किया एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसमें कुछ नए सवालों को देखने को मिला होगा, क्योंकि जब जब आप नए मॉक टेस्ट को करेंगे आप हर बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मतलब अच्छे मिलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप नए सुनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। यानी आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतना ही ज़्यादा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट बनते जाएंगे। तो इसलिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा एंड साथ के साथ अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर कीजिए। चैनल पे आप नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।